Hello and welcome to Genius Indian. मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है डच डिसीज। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अवधारणा है जिसका उपयोग अक्सर अर्थशास्त्र में किया जाता है और ये एक ऐसे विरोधाभास को वर्णित करती है जब किसी एक देश में किसी एक सेक्टर में अचानक एक बड़ी अच्छी खबर के आने से उस देश के दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी देश में अचानक तेल के किसी बड़े भंडार की खोज होती है तो कई बार ऐसी अच्छी खबर उस देश की व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए नई परेशानियां खड़ी कर देती है। डच डिसीज के कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले बात की थी इकोनॉमिक मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने, और इसके मूल में ग्रोनिंगन गैस फील्ड्स की खोज के बाद नेदरलैंड्स की इकोनॉमी में आई हुई गिरावट थी। और आगे चलकर डच डिसीज के इकोनॉमिक मॉडल का विकास किया दो अर्थशास्त्रियों ने, डब्ल्यू मैक्स कॉर्डन और जे पीटर नियरी। डच डिसीज के दो मुख्य लक्षण होते हैं। पहला, उस देश के फॉरेक्स रिजर्व्स में बढ़त और उसके चलते उस देश की करेंसी के एक्सचेंज रेट में मजबूती, और दूसरा, इकोनॉमी के अन्य सेक्टर्स में वीकनेस और उन सेक्टर्स से होने वाले निर्यातों में गिरावट। इस इकोनॉमी पर रिसोर्स बूम की दोहरी मार पड़ती है, पहली स्पेंडिंग इफेक्ट और दूसरी रिसोर्स मूवमेंट इफेक्ट। आइए पहले स्पेंडिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी देश में क्रूड ऑयल या गैस या किसी ऐसे ही रिसोर्स के बड़े भंडार का पता चलता है तो उस रिसोर्स का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, जिससे उस देश की करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से उस देश के बाकी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पीट नहीं कर पाते और धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स में मंदी छाने लगती है। और इस मंदी की वजह से अन्य सेक्टर्स में कई कंपनियां बंद होने लगती हैं और उनके एम्प्लॉइज जॉबलेस हो जाते हैं। कुल मिलाकर देसी भाषा में कहें तो एक सेक्टर में रिसोर्स बूम की वजह से आबादी और बाकी सेक्टर्स में बर्बादी। करेंसी के मजबूत होने से एक और नुकसान होता है, दूसरे देशों से इंपोर्ट किया गया सामान सस्ता हो जाता है और उसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की हालत और खराब हो जाती है। और अब आते हैं दूसरे इफेक्ट पर, जिसे रिसोर्स मूवमेंट इफेक्ट कहते हैं। जब किसी देश में किसी रिसोर्स के नए भंडार का पता चलता है तो कई लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए उस क्षेत्र में चले जाते हैं और इसकी वजह से अन्य सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। उदाहरण के लिए सन 1840 के दशक के दौरान जब कैलिफोर्निया में सोने की खानों का पता चला तो हजारों अमेरिकी लोगों ने अन्य क्षेत्रों में अपनी जमी जमाई नौकरियों को छोड़ दिया और सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो गए। उस जमाने में कृषि मुख्य उद्योग था और उस दौर में ऐसे सैकड़ों खेत थे जहां खेत मजदूर नहीं थे, क्योंकि वे सभी सोने की तलाश में पश्चिमी तट पर पलायन कर गए थे। विशेषज्ञों का यह मानना है कि हर देश को उसकी कोर कॉम्पिटेंसी के हिसाब से अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी चाहिए। इसका मतलब है कि यदि किसी देश के पास तेल के विशाल भंडार हैं तो उसे उनके खनन और एक्सपोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। इकोनॉमी का किसी एक सेक्टर पर टोटल डिपेंडेंस होने के अपने नुकसान हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर उस रिसोर्स की कीमत ग्लोबल मार्केट्स में गिर जाती है तो ऐसी हालत में उस देश की इकोनॉमी का राम नाम सत्य हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेनेजुएला की इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स पर आधारित है और इसीलिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान कच्चे तेल की कीमतें कमजोर होने से उसकी इकोनॉमी की हालत खस्ता है। नेचुरल रिसोर्स पर पूरी निर्भरता का एक और खतरा होता है और वो है उस नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन। आखिर हर रिसोर्स लिमिटेड होता है और कभी न कभी वो खत्म होगा ही, और जब वो खत्म होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, विभिन्न सर्वेज में ये पाया गया है कि सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे देशों में कच्चे तेल का भंडार अगले 3 दशकों के दौरान कम हो जाएगा। और क्योंकि इन दोनों देशों में कोई अन्य प्रमुख उद्योग नहीं है, इसलिए क्रूड रिजर्व्स के कम होने के बाद उन्हें आर्थिक तंगी को झेलना पड़ सकता है।
तो सवाल उठता है कि डच डिसीज को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके दो बुनियादी तरीके हैं। पहला, वास्तविक विनिमय दर के एप्रिसिएशन को धीमा करना, और दूसरा, प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्रों की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना। पहला पॉइंट है अपनी घरेलू मुद्रा को मजबूत होने से रोकना, और ऐसा करने का एक आसान तरीका है अपने बूमिंग सेक्टर के एक्सपोर्ट्स द्वारा कमाए गए पैसे को हाथ न लगाना या उसे किसी दूसरे सेक्टर में इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आज से लगभग 30 वर्ष पहले जब यूरोपीय देश नॉर्वे में नॉर्थ सी ऑयल के विशाल भंडारों की खोज हुई, तो वहां की सरकार ने निश्चय किया कि वे तेल की एक्सपोर्ट की कमाई को हाथ नहीं लगाएंगे और उसे दुनिया भर के शेयर बाजारों में इन्वेस्ट करके उस पैसे के भंडार को और ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। और उन्होंने ठीक यही किया और उसका उन्हें दोहरा लाभ हुआ। पहला फल ये हुआ कि उनके देश को डच डिसीज नहीं हुई, और दूसरा, उससे भी बड़ा फायदा ये हुआ कि उनके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते चले गए, और आज की तारीख में उनके द्वारा बनाए गए सोवरिन फंड की दुनिया के सबसे बड़े फंड्स में गिनती होती है, और उस फंड का कॉर्पस आज की तारीख में $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, और उसके पास पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन शेयर्स और स्टॉक्स का ढेर लगा हुआ है। और वो फंड आज इतना बड़ा हो गया है कि यदि आज उसे लिक्विडेट करके उसका पूरा पैसा नॉर्वे के 50 लाख लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो हर नॉर्वेयन व्यक्ति को लगभग $2 लाख या लगभग 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। तो मित्रों, ये तो था डच डिसीज पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना, और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।